अच्छा खालिद साहब, एक और खबर रॉयटर्स में आ जाइए और बड़ी दिलचस्प खबर है। उसमें यह कि जब ईरानी वफ्द और अमरीकी वफ्द पाकिस्तान में थे, मुज़ाकरात खत्म हुए, तो ईरानी वफ्द के जब लौटने का टाइम था तो उस वक्त उन्होंने कुछ खदशात का इजहार किया कि शायद इसराइल हम पे हमला आवर हो सकता है। और इसी खदशे को देखते हुए पाकिस्तान ने उनकी फ़िज़ाई निगरानी का फैसला किया जब तक वो ईरान नहीं पहुँच गए। और ख़बर के मुताबिक तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा पाकिस्तानी जो एयरफोर्स के जेट्स हैं वो उनके साथ थे, जिसमें एवेक्स भी था। और हमने उनको उनकी फ़िज़ाई निगरानी की बियॉन्ड पाकिस्तानी बाउंड्रीज। ये कितना गैर मामूली है और कितना अहम है आपके ख्याल में? अब मैं क्विकली रिलेट करना चाहूंगा, मैं आपके फिर फोकस करता हूँ। देखिए, इंडिया ने एक शिप रवाना कर दिया था ईरान का जंग के दौरान, आपको याद होगा, जिसमें 160 ईरानी जान से गए थे जो श्रीलंका के कोस्ट के दौरान। वो इंडिया का मेहमान था। अभी ये जो ईरानी डेलीगेशन आया था ये हमारे मेहमान थे। हमने इंश्योर करना था और उनकी एप्रीहेंशन ये थी कि उनको रास्ते में उनके जहाज को निशाना बनाया जाएगा, और अगर रास्ते में नहीं तो लैंडिंग करते वक्त उनको निशाना बनाकर शायद एलिमिनेट कर दिया जाए, खुदा ना खास्ता। तो पाकिस्तान ने एक मॉरल ऑब्लिगेशन समझते हुए कि हमने इनको सिक्योरिटी और पीसफुल तरीके से इंश्योर करना है लैंडिंग को, तो पाक फिजाइया ने मेरी मालूमात के मुताबिक उनको एस्कॉर्ट किया है और इस हद तक इंश्योर किया है थ्रू ऑल मीन्स एंड एसेट्स जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ताकि वो बखैरियत लैंड कर सके अपने मुल्क, ताकि वो मुज़ाकरात भी कंटिन्यू। हम एक और पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें नहीं भूलना चाहिए, वो ये था, वो जो शो स्पॉइलर आप जिक्र कर रहे थे, अगर खुदा ना खास्ता यहां से जाने के बाद इनको शहीद कर दिया जाता या इनके जहाज को निशाना बना दिया जाता तो सारे मुज़ाकरात डीरेल हो जाते। तो अपनी नेशनल इंटरेस्ट में डेफिनेटली पाक फिजाइया ने, जो मैं अपने सोर्सेज से कंफर्म कर सका हूं, कि उन्होंने एस्कॉर्ट किया जहाजों को, एरिया सैनिटाइज भी किया, स्कैन किया कि कोई ऐसी थ्रेट तो नहीं इस एरिया में मौजूद, और फिर जाहिर है एस्कॉर्ट करके उनको इंश्योर कराया गया बियॉन्ड जो आप कह रहे हैं अपने बॉर्डर्स के, ताकि वो खैरियत दिस से हैज टू बी लैंड कर अनयूजुअल, सके। क्योंकि हमने देखा जब कल वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कतर पहुंचे तो जो कतर की फिजाइया है उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, बट वो कतर की बाउंड्रीज में था। अगर हमने बियॉन्ड पाकिस्तानी टेरिटरी जाके उनको एस्कॉर्ट किया है तो ये बड़ी गैर मामूली बात है फिर। जी शहजाद साहब, ये कोई टेक्स्ट बुक, ना कोई वॉर रोल, ना कोई पीस रोल में लिखा जाता है इस तरह का रोल। ये अनयूजुअल, यूनिक और वेरी वेरी रेयर। और मेरे अपने एयरक्राफ्ट करियर, अपने एयरफोर्स के करियर में 35 साल या उससे पहले या बाद मैंने कभी नहीं सुना कि बियॉन्ड बॉर्डर्स भी किया जाए। लेकिन क्योंकि आपने नोट किया और आप सब एग्री करेंगे कि हमारे स्टेक्स इस हद तक थे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेफ्टी में, और हम ये इंश्योर करना चाहते थे कि वो बखरियत लौट जाएं वापस, ना सिर्फ लौटें बल्कि कंटिन्यू करें मुज़ाकरात। तो आई थिंक ये एक छोटा सा जेस्चर भी था, एक गुडविल भी ईरान को हमने दी और अपनी कॉमरेडियत भी दिखाई कि आपकी सेफ्टी या आपका सर्वाइवल वो हमारे आपस में कन्वर्ज करती है हमारी अपनी सर्वाइवल और सेफ्टी के लिए। तो आई थिंक बहुत अच्छा मैसेज दिया पाकिस्तान की हुकूमत ने राइट। और मिलिट्री क़यादत ने, खासतौर पर फील्ड मार्शल और पाक फिजाइया के सरबराह ने। तो एजाज साहब, इंडिकेशन जैसे आपने भी कहा यही है कि शायद एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेबिलिटी और पीस डील हो जाए, लेकिन आपको लगता है कि ये भी फॉर मेनी इयर्स ये कंटिन्यू रह सकती है? क्योंकि एक तरफ तो इसराइल के अज़ाइम के हवाले से भी बात की जाती है। आज शायद उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एहसास हो कि मेरी अप्रूवल रेटिंग बहुत कम हो रही है तो मुझे इस जंग से पीछे हट जाना चाहिए। बट अगर वाकई इसराइल के अज़ाइम ये है कि उन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना है ग्रेटर इसराइल के फ़लसफ़े के मुताबिक, तो फिर शायद कुछ साल बाद दोबारा हम ये देखें इस खित्ते में। आपकी क्या असेसमेंट है इसको लेकर? जी, मेरा ख्याल में अब इसराइल के लिए खासा मुश्किल हो जाएगा कि वो अमेरिका को दोबारा जंग में घसीट सके, और इसके अपना जो ख्वाब है ग्रेटर इसराइल का वो भी अब चिकनाचूर हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से अब्राहम अकॉर्ड में उसने अमेरिका की मदद से अरबों को शामिल किया था, अब अरबों का उनके ऊपर कोई किसी किस्म का बार नहीं है कि वो उस इसराइल के अज़ाइम की मदद करें। बल्कि अरब तो ख़ुद परेशान थे कि भाई उनकी ज़मीनें लेकर वहाँ पे इस एक जूइश रियासत बनाई जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अब उनके लिए फिर ये है कि ईरान के साथ तो उन्होंने पूरा जोर लगा कर देख लिया ना जी। 40 दिन में कितनी बमबारी कर सकते हैं, बच्चों तक को मार दिया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सके। अब इसराइल के जो पर हैं वो बड़ी हद तक कट गए हैं। इवन ये जो उन्होंने थोड़े इलाके हजम कर ली, हजम शायद नहीं होंगे, उन्होंने ले लिए हुए हैं, जनूबी लेबनान का कुछ हिस्सा और सीरिया के, जनूबी सीरिया का कुछ हिस्सा, वो भी उनको संभालने मुश्किल होंगे। तो मैं नहीं समझता कि अब उनको दोबारा 4-5-6 साल के बाद इस तरह का कोई सदर मिलेगा कि वो पूरी बात इनकी मान ले अमेरिका के अंदर। अभी तो नेतन्याहू साहब को और उनके रफ़्काकार को ये चैलेंज है कि अमेरिका के अंदर उनकी गिरती साख को बचाएं। उस वक्त अब ध्यान वो करें, क्योंकि अमेरिका में एक बार ये बात चल पड़ी, अब कोई भी बंदा मानने को तैयार नहीं। नेतन्याहू साहब का ये फलसफा कि एंटी इजराइल मीन्स एंटी सेमिटिक। एंटी सेमिटिक और बात है,
और एंटी इसराइल और बात है, इसराइल की एक रियासत है। एंटीसेमिटिज्म ये है कि जूस के खिलाफ बात करना। तो पाकिस्तान, मेरे ख्याल में अब उनका ये जो धोखा है वो अब नहीं चलेगा। अब उनको उसी सब्र शुक्र से रहना पड़ेगा, और इस खित्ते में जो नया सिक्योरिटी अरेंजमेंट आएगा उसके बाद तो शायद इसराइल के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जिसकी आप बात सुन रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी होगा, तुर्की भी होगा, ये गल्फ की रियासतें भी होंगी और शायद ईरान भी हो, और मुमकिन है कि ब्लेसिंग्स जो हैं दोनों की हों, सिर्फ चीन और रूस की नहीं बल्कि अमेरिका की भी हों। ऐसे में मुझे कम से कम इसराइल का मुस्तकबिल जो है वो ग्रेटर इसराइल का मुस्तकबिल, वो कम से कम मैं मुस्तकबिल करीब में उसको नहीं देख रहा। और खालिद साहब, आपको भी लगता है कि इस खित्ते का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट था उसमें कोई रिव्यू होगा, कोई रद्दोबदल होगा? क्योंकि अब तक तो जो खलीजी ममालिक है वो रिलाई कर रहे थे अमेरिका के ऊपर कि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन उन्होंने देखा है कि बड़ा एक फ्रेजाइल सिक्योरिटी अरेंजमेंट था जो भी था, क्योंकि ईरान के सारे जवाबी हमले जो है वो उन खलीजी ममालिक की तरफ थे। तो आपको लगता है कि इसमें कोई तब्दीली आएगी? जी, मेरा मानना भी यही है कि देखिए, जिस तरह ईरान ने एक न्यू फाउंड एक रेलेवेंस ढूंढी है या एक सर्वाइवेबिलिटी और अपनी एक स्टेमिना को चेक किया है, और उसने न्यू फाउंड एक बारगेनिंग चिप ढूंढी है स्टेट ऑफ हॉर्मोज की शक्ल में, या जंग को रीजनलाइज करके, वो अदरवाइज तो नुकसानदेह हुआ रीजनलाइज करना, जाहिर है खत्ते का अमन खतरे में डला। लेकिन आई थिंक उसमें से जैसे नेगेटिविटी में से कोई पॉजिटिविटी निकलती है, वो पॉजिटिविटी ये निकली है कि एलिमेंट ऑफ रियलिज्म जरूर आया है तमाम जीसीसी ममालिक में, खास तौर पर जिन्होंने 1981 में जीसीसी बनाया था। आज तक तमाम के तमाम जीसीसी ममालिक ने इंडिविजुअली अमेरिका से सारी डील्स की हुई थी। जिन्होंने नेवल बेस दिए थे, एयर बेसेस दिए हुए थे, तमाम के तमाम ने एज अ जीसीसी कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीमेंट नहीं किया हुआ था। तमाम मुल्कों ने अमेरिका से लेदर डील की थी। तो आई थिंक रियलिज्म तो आया होगा कि आया ये बेसिस हमारे लिए एसेट थे या लायबिलिटी थे। इन जीसीसी ममालिक में जहां पर हमले हो रहे थे, 11 के 11 एयर बेसिस अमेरिका खुद डिफेंड नहीं कर सका अपने बेसिस को, तो ऑलमोस्ट खाली करने पड़ गए। तो इससे आई थिंक न्यू फाउंड रियलिज्म जीसीसी के ममालिक में क़यादत में आया होगा, और पर्टिकुलरली क्योंकि डोमेस्टिक प्रेशर भी बहुत आया होगा इन्हीं ममालिक पर कि हम तो जंग में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे, हमारी इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, हमारी रोजमर्रा लाइफ इफेक्ट हुई है, और टूरिज्म इफेक्ट हुआ है इन ममालिक में। तो आई थिंक सो डेफिनेटली रिव्यू हो। बहुत बहुत शुक्रिया।